एक शांत घर जो एक खौफनाक राज छुपाए था, एक शादी की खुशी जो चंद सेकंड में मातम में बदल गई, और एक ऐसा कातिल जो परिवार के साथ ही उनके आंसुओं में शामिल था। क्या कुर्सी का लालच और अहंकार इंसान को इतना अंधा बना सकता है? आप देख रहे हैं सच्ची क्राइम कहानी। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही खौफनाक मामले की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास क्राइम तक रॉन्ग्ड और कहानी क्राइम की जैसी अलग अलग विस्तृत रिपोर्ट्स का एक पूरा पुलिंदा है। हमारा मिशन है इस पटनागढ़ पार्सल बॉम्ब केस की हर एक बारीकी को समझना, और ये समझना भी कि कैसे एक छोटी सी प्रोफेशनल ईर्ष्या ने एक भयानक और सोची समझी साजिश का रूप ले लिया। हाँ, सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या नफरत इंसान की सोचने समझने की सारी हदें पार कर सकती है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि ये केस सिर्फ एक कत्ल या आम बारूद के धमाके का नहीं है। मतलब ये इंसानी मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे अंधेरे कोने की एक बहुत ही गहरी केस स्टडी है। सही कहा। तो चलिए इस पूरी घटना की कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी 2018 से। ओडिशा के पटनागढ़ में साहू परिवार का घर पूरी तरह से रोशन था। हाँ, घर के इकलौते बेटे सौम्य शेखर साहू, जो कि बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी शादी रीमा से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा एकदम परफेक्ट था। 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा रिसेप्शन होता है जिसमें करीब 800 मेहमान आते हैं। खुशियों का माहौल था, बधाइयों का तांता लगा हुआ था, एकदम जश्न का माहौल। लेकिन फिर आती है 30 फरवरी की वो मनहूस सुबह। शादी के महज 5 दिन बाद की सुबह। घर के ज्यादातर मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। उस दिन घर का माहौल बहुत शांत था। और उसी शांति के बीच दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक डिलीवरी बॉय आता है। वो स्काईकिंग कुरियर नाम की कंपनी से एक बड़ा सा पार्सल लेकर आया था। और उस पार्सल पर बहुत ही साफ अक्षरों में गिफ्ट का स्टिकर लगा था। भेजने वाले का नाम लिखा था SK सिन्हा, रायपुर। तो चूंकि घर में नई नई शादी हुई थी तो सौम्य को स्वाभाविक रूप से लगा कि किसी दूर के रिश्तेदार या दोस्त ने तोहफा भेजा होगा जो शायद रिसेप्शन में नहीं आ पाया। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। वो उस भारी पार्सल को लेकर सीधे किचन में आ गया, जहां उसकी नई नवेली दुल्हन रीमा और 85 वर्षीय दादी जमामनी साहू कुछ काम कर रही थी। वो किचन का दृश्य अगर हम उसकी कल्पना करें तो वो एक आम भारतीय घर की बहुत ही सामान्य सी दोपहर थी। और यहीं पर वो खौफनाक पल आता है जिसने साहू परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। पार्सल की बाहरी कार्डबोर्ड पैकिंग हटाई, अंदर से एक हरे रंग के गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ बॉक्स निकला। वो बॉक्स दिखने में किसी भी आम तोहफे जैसा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी। क्या बात थी? उस बॉक्स से एक सफेद रंग का धागा बाहर की तरफ लटक रहा था। सौम्य ने उस बॉक्स को पूरी तरह से खोलने के लिए जैसे ही उस सफेद धागे को खींचा, एक कान फाड़ देने वाला भयानक धमाका हुआ। बाप रे! धमाका इतना जोरदार और विनाशकारी था कि किचन की मजबूत छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, पक्की दीवारों में गहरी दरारें आ गईं और खिड़कियों के कांच के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके का परिणाम उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। दादी जेमामनी साहू, जो उम्र के उस पड़ाव पर थीं और उस पार्सल के बहुत करीब खड़ी थीं, उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया ना? हाँ, और सौम्या, जिसके हाथों में पार्सल था और जिसने वो धागा खींचा था, उसे भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और रीमा, जो अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही थी, वो 40% तक जल गई। हे भगवान! उसकी सुनने और देखने की क्षमता पर भी बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। ये पूरा वाकया सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन हो, जहां सबसे सुरक्षित जगह यानी अपना घर अचानक एक मौत का जाल बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। आप इसे एक कैलकुलेटेड हत्या बता रहे थे। एक बम को इस तरह पार्सल के जरिए भेजना क्रिमिनल के माइंडसेट के बारे में क्या बताता है? पार्सल बम भेजना तो एक बहुत बड़ा जुआ है ना? हाँ, ये सवाल बहुत लाजमी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कोई आवेग या गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। तो फिर इसे तो कोई भी खोल सकता था। घर का नौकर, कोई पड़ोसी या खुद रीमा। ये कैलकुलेटेड कैसे हुआ? कैलकुलेटेड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसने सिर्फ सौम्य को ही मारने का अचूक निशाना लगाया था। कैलकुलेटेड का मतलब है उस अपराधी की मानसिकता की ठंडक। उसने अन भावनाओं में बहकर किसी को गोली नहीं मारी,
उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी। हाँ, उसने बाकायदा हफ्तों तक योजना बनाई, कुरियर सिस्टम की खामियों का अध्ययन किया, और जहां तक बात है कि कोई भी मर सकता था, यहीं से हमें उस अपराधी के गॉड कॉम्प्लेक्स की झलक मिलती है। गॉड कॉम्प्लेक्स? हाँ। मतलब उसे परवाह ही नहीं थी कि और कौन मरता है। एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में कोलैटरल डैमेज के प्रति पूर्ण संवेदनहीनता कहते हैं। और अगर हम इसके उम्र तकनीकी पहलू की बात करें तो ये कोई टाइम बॉम्ब नहीं था, ये एक फ्रिक्शन यानी घर्षण से चलने वाला बॉम्ब था। अच्छा, तो ये धागा खींचने वाला मैकेनिज्म असल में काम कैसे कर रहा था? ये बहुत ही शातिर तरीका था। अपराधी ने पार्सल के अंदर भारी मात्रा में बारूद भर रखा था। उस सफेद धागे का एक सिरा माचिस के रोगन या किसी ऐसे ही घर्षण वाले पदार्थ से जुड़ा था और दूसरा सिरा पार्सल के बाहर था। मतलब जैसे ही धागा खींचा, अंदर चिंगारी उठी। बिल्कुल, जैसे हम माचिस की तीली रगड़ते हैं। उस एक चिंगारी ने पूरे बारूद को एक झटके में उड़ा दिया। इसे इस तरह सेट करना कि ये रास्ते में झटकों से ना फटे, बहुत ही तकनीकी समझ का काम है। और शायद इसी तकनीकी शातिरपन ने पुलिस के लिए शुरुआत में सबसे बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया होगा। बहुत बड़ा सिरदर्द। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में तीर चला रही थी। क्राइम सीन से बारूद की तेज गंध आ रही थी। तो ये तो पहले ही दिन साफ हो गया था कि ये कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट या हादसा नहीं था। हाँ, ये एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन हत्यारा कौन है? पुलिस ने सबसे पहले एक तरफा प्यार या लव ट्रायंगल का उमूम बहुत ही घिसा पिटा एंगल खंगाला। रीमा के शादी से पहले के एक एक्स बॉयफ्रेंड को उठाया गया, जिसने अतीत में कुछ धमकियां भी दी थीं। और बकायदा उस लड़के का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया गया। पर नतीजा क्या निकला? वो पूरी तरह से बेगुनाह निकला। अब सोचिए, ये जांच का पहला चरण साहू परिवार के लिए एक अलग ही तरह का मानसिक टॉर्चर था। बिल्कुल, एक परिवार जिसने अभी अभी अपने बेटे और दादी को खोया है, उन्हें अपने ही जान पहचान वालों पर शक करना पड़ रहा है। हाँ, जब पुलिस आपके घर के हर सदस्य से पूछताछ करती है तो वो शोक मनाने की प्रक्रिया को भी रोक देता है। खैर, हर रास्ता एक डेड एंड पे जाके खत्म हो रहा था। और इसी अफरा तफरी के बीच मीडिया में एक बहुत बड़ा शोर मच गया, और यहीं पर इस केस का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो मीडिया वाली गलती। हाँ, मीडिया में ये खबर फैल गई कि पार्सल भेजने वाले का नाम आर.के. शर्मा था, जबकि असलियत में कुरियर की रसीद पर जिस फर्जी नाम का इस्तेमाल हुआ था वो एस.के. सिन्हा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुरियर की रसीद पर लिखावट बहुत गंदी और अस्पष्ट थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस इतनी बड़ी गलती को सुधारने की या मीडिया में इसका खंडन करने की कोई जहमत नहीं उठाई। दोनों ही नाम फर्जी थे तो पुलिस ने शायद ध्यान ही नहीं दिया। इसे लापरवाही से ज्यादा टनल विजन कहेंगे। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि पार्सल आया कहां से। उड़ीसा पुलिस की एक टीम रायपुर गई उस स्काई किंग कुरियर के ऑफिस में, जहां से 15 फरवरी को वो पार्सल बुक हुआ था। उन्हें लगा होगा कि वहां सीसीटीवी कैमरा में कातिल की शक्ल मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उस कुरियर ऑफिस में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। महीनों बीत गए और जांच पूरी तरह से ठप पड़ गई। तो फिर आखिरकार केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसके चीफ अरुण बोथरा थे। हाँ, लेकिन क्राइम ब्रांच के आने के बाद भी कोई जादू तो होने वाला नहीं था। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, सब कुछ अपराधी के पक्ष में जा रहा था। तो फिर जब पुलिस हर तरफ से हार चुकी थी, तो कातिल खुद अपनी ही बिछाई चाल में कैसे फंस गया? क्या ये क्रिमिनल्स का टिपिकल गॉड कॉम्प्लेक्स था? 100%। जब अपराधी को लगने लगता है कि वो पुलिस से और सिस्टम से ज्यादा होशियार है, तब वो ऐसी गलतियां करता है जो कोई आम इंसान नहीं करेगा। 4 अप्रैल को बलंगीर के एसपी को एक अनाम टाइप किया हुआ खत मिलता है। एक सेकंड, ये खत कातिल ने खुद भेजा था पुलिस को गुमराह करने के लिए? जी हाँ, उसने पुलिस का मजाक उड़ाने के लिए ये खत भेजा था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई खुद के ही खिलाफ शतरंज खेल रहा हो। उस खत में लिखा था कि ये पूरा केस किसी प्रॉपर्टी के विवाद का है, लेकिन खत में एक ऐसी बात थी जिसने क्राइम ब्रांच के कान खड़े कर दिए। और वो बात क्या थी? खत में स्पष्ट लिखा था कि मीडिया गलत नाम बता रही है। पार्सल भेजने वाले का नाम आर.के. शर्मा नहीं बल्कि एस.के. सिन्हा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पुलिस तुरंत समझ गई कि ये खत कातिल ने ही भेजा है, क्योंकि मीडिया की गलती के बावजूद असल फर्जी नाम सिर्फ वही इंसान जान सकता था जिसने अपने हाथों से कुरियर ऑफिस में वो फॉर्म भरा था। बिल्कुल। और इसके बाद इस केस में एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। क्राइम ब्रांच ने वो खत सौम्या की मां संजुक्ता साहू को दिखाया, जो खुद एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। सही। हाँ,
जब उन्होंने वो खत पढ़ा तो उन्हें प्रॉपर्टी विवाद पर तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन खत में इस्तेमाल किए गए 2 शब्दों ने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। वे शब्द थे अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट और कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ये किसी जासूसी उपन्यास के क्लाइमैक्स जैसा लगता है, जहां एक छोटी सी भाषाई आदत इंसान को पकड़वा देती है। इस विज्ञान को फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। जैसे हर इंसान के उंगलियों के निशान अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान का भाषा का इस्तेमाल करने का एक अपना अनोखा तरीका होता है, यानी उसका इडियोलेक्ट। तो संजुक्ता साहू ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज का एक इंग्लिश लेक्चरर और पूर्व प्रिंसिपल, जिसका नाम पुंजीलाल मेहर है, वो अपनी आम बातचीत और लेटर्स में हमेशा इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। पुंजीलाल मेहर नाम सामने आते ही पुलिस को पहली बार इस केस में एक चेहरा नजर आया। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, एक इंग्लिश लेक्चरर, एक कॉलेज का प्रिंसिपल इतना खूंखार कत्ल क्यों करेगा? उसका मकसद क्या था? इस केस का क्यों समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी कहानी पैसों की नहीं, बल्कि घायल अहंकार यानी वुंडेड ईगो की है। अच्छा। हाँ, पुंजीलाल मेहर 2009 से कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन संजुक्ता साहू के सीनियर होने के कारण सरकारी नियमों के तहत 2017 में उसे हटाकर संजुक्ता को प्रिंसिपल बना दिया गया। ओ, तो ये एक कुर्सी, ईगो और पहचान छिन जाने का दर्द था जो इतनी भयानक नफरत में बदल गया, सिर्फ एक डिमोशन के लिए। हमारे और आपके लिए ये सिर्फ एक डिमोशन होगा, लेकिन पुंजीलाल के लिए उसकी पूरी आइडेंटिटी उस प्रिंसिपल की कुर्सी से जुड़ी थी, और शायद एक महिला के अधीन काम करना उसका पितृसत्तात्मक अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। और इस नफरत की आग में उसने जो साजिश रची, वो स्टेप बाय स्टेप सुनना रूह कपा देता है। उसने 7 महीने पहले से प्लानिंग की थी। 7 महीने पहले में था, तब उसने पटाखों से बारूद निकाला, इंटरनेट से बम बनाना सीखा। और सिर्फ सीखा ही नहीं, उसने बकायदा उस बम की टेस्टिंग भी की थी, ताकि वो कंफर्म कर सके कि घर्षण से चिंगारी उठ रही है या नहीं। और फिर 15 फरवरी को उसने जो एलिबाय बनाया, वो बहुत शातिर था। अपना फोन घर छोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो, बिना टिकट के ट्रेन से रायपुर गया ताकि सीसीटीवी या रिजर्वेशन चार्ट में नाम ना आए। बिल्कुल। फिर रायपुर में एक रिक्शे वाले का इस्तेमाल किया और एक ऐसी कुरियर कंपनी चुनी जहां सीसीटीवी नहीं था, स्काई किंग कुरियर। लेकिन सबसे खौफनाक बात जो इस केस में मुझे लगती है, वो ये है कि वो सिर्फ पार्सल भेजकर रुका नहीं, वो इंसान सौम्या की शादी के रिसेप्शन में भी शामिल हुआ। अरे बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बम फटने के बाद वो सौम्या के अंतिम संस्कार में भी झूठे आंसू बहाने गया था। ये सुनकर तो कोई भी सन रह जाए। कोई इंसान इतना निर्मम कैसे हो सकता है कि जिसके घर बम भेजा हो उसी की दावत खा रहा हो? ये दर्शाता है कि घायल अहंकार पैसों या जुनून से भी ज्यादा खतरनाक मकसद हो सकता है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का चरम है, जहां उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो खुद को एक हत्यारा नहीं मान रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है। बिल्कुल। तो इस खौफनाक कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर पुलिस ने उससे बम बनाने का पूरा प्रोसेस दोबारा रिक्रिएट करवाया, जिससे साबित हो गया कि वो तकनीकी ज्ञान रखता है। और मई 2026 तक आते आते ये भारत का पहला पार्सल बम कन्विक्शन बन चुका है, जहां उम्र कैद की सजा हुई। एक कुर्सी की लड़ाई ने 2 बेगुनाहों की जान ले ली और एक नई दुल्हन की जिंदगी तबाह कर दी। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पदवी और शक्ति बहुत अस्थायी है। जब इंसान अपनी पहचान को सिर्फ अपनी कुर्सी से जोड़ लेता है, तो उसके छिन जाने पर वह अपना मानसिक संतुलन और इंसानियत दोनों खो बैठता है। ये बहुत ही गहरी बात है, और इस पूरी घटना को सुनने के बाद एक विचार जो मेरे दिमाग में गूंजता है, वो ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रोफेशनल एम्बिशन या आगे बढ़ने की होड़ के नाम पर ऑफिस की राजनीति में दूसरों को नीचा दिखाने को बहुत सामान्य मान लेते हैं। हाँ, लोग इसे बहुत कैजुअली लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस सामान्य ईर्ष्या और एक कातिल बनने के बीच की वो बारीक रेखा कब और कैसे मिट जाती है, इसका एहसास खुद उस इंसान को भी क्यों नहीं होता? वो कौन सा पल होता है जब एक पढ़ा लिखा इंसान हैवान बन जाता है? सुनने वालों के लिए यह सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचिएगा ज़रूर।